बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिक्स बीएससी का कोर्स और उसका यूनिट नंबर 5 इससे हम स्टार्ट ले रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है, बल्कि यूनिट नंबर 5 का जो नेम है वो है फ्रिक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें फ्रिक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन है क्या, फ्रिक्शन कहाँ पे यूज़ होती है, क्यों यूज़ होती है। तो डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कुछ यूँ है: If two bodies A and B are in thermal contact with each other, then each of them exerts a force on the other body. जब दोनों बॉडीज एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर दो बॉडीज रखी जाएं, फॉर एग्जांपल एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है, तो ये दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रही हैं। ठीक है, ये जो मार्कर है, ये मार्कर इस बोर्ड के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो इस मार्कर का एक्शन है। जो आप में ये जो बोर्ड है, ये इस मार्कर के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है जो कि बोर्ड का रिएक्शन है। तो ये जो एक्शन और रिएक्शन है जनरली इंक्लाइड एट अ सर्टेन एंगल। ये जो एक्शन और रिएक्शन है ये एक सर्टेन एंगल पे इंक्लाइन करते हैं टू द कॉमन नॉर्मल। इफ वी रिजॉल्व द रिएक्शन इनटू इट्स कंपोनेंट्स, दैट इज अलोंग टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट्स। रिएक्शन के अगर हम कंपोनेंट ले लें, टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट, then its component along the tangent is called friction। तो जो टेंजेंट के लॉन्ग फंक्शन होगा वो उसका क्या कहलाएगा, फ्रिक्शन कहलाएगा। और फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक बॉडी ए है और इसी तरह से ये एक बॉडी बी है, और ये दोनों बॉडीज इस जगह पे एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में। और ये हम फ्रिक्शन की डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि जब दोनों बॉडीज जो हैं वो कॉन्टेक्ट में हो एक दूसरे के, आर इन थर्मल कंटेक्ट विद ईच अदर, दोनों बॉडीज जो हैं वो एक दूसरे को कहीं ना कहीं पे टच कर रही हैं। देन ईच ऑफ देम, जिस जगह पे वो टच करेंगे ना वहां पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। देन ईच ऑफ देम एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द अदर। तो दोनों बॉडीज एक दूसरे पे फोर्स लगा रही हैं, बॉडी ए बॉडी बी एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ इस बोर्ड और मार्कर की एग्जाम्पल से। एनीवे जी, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, और यहाँ पे ये इसकी नॉर्मल डायरेक्शन है और ये इसका रिएक्शन है जहाँ पे टच कर रही हैं। तो ये जो रिएक्शन है, अगर मैं इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दूँ तो जो इसका टेंजेंट डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा उसको हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। यानी इस जगह पे फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है। फ्रिक्शन के कुछ टाइप्स हैं। आपके पेपर में कभी भी फ्रिक्शन की डेफिनेशन नहीं आएगी, ना ही होगा कि फ्रिक्शन जो है वो क्यों और कैसे प्रोड्यूस हो रही है। जस्ट ये क्वेश्चन होंगे आपके पास जो है न्यूमेरिकली क्वेश्चन आएंगे कि फ्रिक्शन फाइंड करें ना। एनीवे जी, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन एक नज़र देख लेते हैं। फ्रिक्शन की कुछ टाइप्स हैं जिसमें हमारे पास है स्टैटिक फ्रिक्शन, डायनामिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। आगे से मजीद वो जो रोलिंग फ्रिक्शन है और इस सब फ्रिक्शन आएंगी वो फिर इनकी मजीद सब टाइप्स हैं। अगर हम स्टैटिक फ्रिक्शन को देखें तो फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कंटेक्ट, दो बॉडीज जब एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में आती हैं, व्हेन नीदर इज मूविंग अलॉन्ग द अदर, और दोनों बॉडीज में से कोई एक बॉडी भी मूव नहीं करती, इट इज़ द लीस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो उसको हम कहते हैं कि ये फ्रिक्शन की क्या है, लीस्ट फोर्स है। इसकी मैं एग्जांपल इस तरह से देती हूँ कि ये मैंने एक बॉडी यहाँ पे रखी और मैं इसको एक फोर्स लगा रही हूँ, ठीक है, और मैं इसको बहुत ज़ोर से पुश कर रही हूँ। आप कंसीडर करें कि मैं इसको पुश कर रही हूँ, ये पुश करने से मूव कर रही है, लेकिन मूव करने से पहले की जो मैक्सिमम फोर्स थी उस फोर्स को हम क्या कहते हैं कि ये है स्टैटिक फ्रिक्शन। देन हमारे पास डायनामिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन एक्सर्टेड व्हेन वन ऑफ द बॉडी इज मूविंग अलोंग द अदर, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के अलोंग मूव करने लग जाए तो उसको हम कहते हैं डायनामिक फ्रिक्शन। और उसके बाद है लिमिटिंग फ्रिक्शन। फ्रिक्शन ये जो थी स्टैटिक फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन की लीस्ट वैल्यू होती है, जबकि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज व्हेन वन ऑफ द बॉडी इज ऑन पॉइंट ऑफ मोशन, जब एक बॉडी जो है वो बिल्कुल हरकत करने वाली हो अलॉन्ग द अदर, इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। जैसा कि ये मार्कर है, मैं इससे इसके ऊपर फोर्स लगाती जा रही हूँ, लगाती जा रही हूँ, लगाती जा रही हूँ, एक टाइम आएगा ये मूव करने लग जाएगा। मूव करने से एक सेकंड या नैनो सेकंड पहले वाली जो फोर्स है जो इसको हरकत में लाने पे मजबूर कर रही है, वो वाली फोर्स जो है उसको हम कहते हैं ये है इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन। देन है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इन डेफिनेशंस का, ये इन चीज़ों के नामों का पता होना ज़रूरी है जो हम आगे क्वेश्चन करने जाएंगे। उसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है द लिमिटिंग फ्रिक्शन बियर्स अ कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन।
जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये वाली फ्रिक्शन ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ एक कांस्टेंट रेशियो जो है उसको बियर करती है। वो जो रेशियो होती है उस रेशियो को हम नाम देते हैं, वो रेशियो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड इज डिनोटेड बाय म्यू। और वो जो रेशियो है वो किसकी है? वो रेशियो है फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉडी एंड रिएक्शन ऑफ फोर्स। तो म्यू इज इक्वल टू एफ ओवर आर, वेयर एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन, आर इज नॉर्मल रिएक्शन एंड म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लेट मी चेक, ये जो एफ है ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो नहीं हो सकता, ये तो हमारे पास फोर्स है। एफ इज द कोफिशिएंट ऑफ अप्लाइड फोर्स होना चाहिए था। तो यहाँ पे ये ऐसे ही एफ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन। अब हम ऐसा करते हैं कि फ्रिक्शन से रिलेटेड 2-3 आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल्स को हम डिस्कस करते हैं। और ये आर्टिकल्स हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। किसी भी रफ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर किसी बॉडी का जो है इक्विलिब्रियम, उसको कैसे मैनेज किया जाता है और वो जो इक्विलिब्रियम है उसको हम फाइंड कैसे करते हैं, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। और ये हमारे पास 4 आर्टिकल्स का मजमू है और ये चारों आर्टिकल्स आने बहुत ज़रूरी हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में इन चारों में से सम टाइम एक आध आर्टिकल आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 डिफरेंट जो है वो केसेस आएंगे। अभी हम करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल ऑन a rough inclined plane। ये जो पहला लेक्चर है और इसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं उनको हमने लाजमी साथ साथ डिस्कस करते जाना है। रफ का यहाँ पे जिक्र किया गया और एक चीज़ हम आगे जाके कहीं पे पढ़ेंगे और वो होगी प्लेन। प्लेन के बारे में बता दूं, रफ प्लेन और प्लेन बॉडी। रफ बॉडी या प्लेन बॉडी, प्लेन बॉडी से मुराद ये कि एक ऐसी बॉडी है जो कि फ्रिक्शन लेस है और एक्चुअल में कोई फ्रिक्शन लेस बॉडी एग्जिस्ट नहीं करती। कोई बड़ी से बड़ी स्मूथर टाइप भी आप सरफेस ले लेना तो उसमें भी हल्की फुल्की फ्रिक्शन पाई जाती है। जब हम रफ इंक्लाइंड प्लेन का जिक्र करते हैं तो इसका मतलब है ये एक ऐसी प्लेन है जो फ्रिक्शन को एग्जर्ट करती है, जहाँ से फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है, जो फ्रिक्शन को प्रोड्यूस करती है। और इंक्लाइंड प्लेन से मुराद ये होगा कि वो प्लेन जो है वो इंक्लाइन होगी, किसी न किसी एंगल पे वो मौजूद होगी या कोई ना कोई एंगल उस प्लेन के अंदर मौजूद होगा। तो इंक्लाइन प्लेन पे जब भी हम बात करेंगे तो उससे पहले 2-3 चीज़ें हम जहन में रखते हैं, फिर हम आर्टिकल का स्टार्ट करते हैं कि इस तरह की जो प्लेन है ये हमारे पास कहलाती है इंक्लाइन प्लेन। अगर हम इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर कोई बॉडी रख देते हैं तो जिस जगह पे ये बॉडी इसको टच कर रही है इंक्लाइन प्लेन को, यहाँ से प्लेन का रिएक्शन प्रोड्यूस होगा और इस बॉडी का कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। और वो एक्शन क्या होगा? इस बॉडी का वेट जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगा। उसके बाद ये बॉडी इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पड़ी हुई है तो डेफिनेटली ये यहाँ से मूव करेगी। तो विदाउट एनी फोर्स अगर ये मूव करेगी तो ये डाउनवर्ड मूव करेगी। इस तरह से ये यहाँ पे मूव कर रही है नीचे की तरफ, यहाँ पे हमारे पास इसमें मूवमेंट की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है विदाउट एनी फोर्स। अगर ये नीचे की तरफ फोर्स मूव करती है तो ऐसा होगा कि जो म्यू आर है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वो अपवर्ड मूव करेगा। और अगर किसी क्वेश्चन में ये हमारे पास कोई बॉडी है इंक्लाइंड प्लेन पे पड़ी हुई है, यहाँ पे इसका वेट होगा, इस बॉडी को ड्रैग किया जा रहा है ऊपर की तरफ, फोर्स इसके ऊपर की तरफ लग रही है या मूवमेंट है ऊपर की तरफ, तो इस बॉडी का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा वो हमेशा डाउनवर्ड होगा। ये वो जगह है जहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन जो है वो एक एंगल बनाती है और इस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, या इसे सिंपली इंक्लिनेशन भी कहते हैं। क्वेश्चन करने से पहले एक चीज़ और ध्यान में रख लें, क्योंकि ये जो हमने 4 आर्टिकल करने हैं इसमें इन 4 चीज़ों का जिक्र, मतलब 4-5 फोर्सेस की जिक्र है, स्पेसिफिक फोर्सेस हैं, आर है, म्यू आर है, डब्ल्यू है। और उसके बाद एक चीज़ और, फोर्स। अगर ये हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, यहाँ पे इसके ऊपर बॉडी का रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है और बॉडी का जो वेट है उसके इक्वल ये फोर्स डाउनवर्ड अप्लाई कर रही है। हम फर्ज कर लेते हैं कि ये जो बॉडी है
मैंने जैसा कि कहा कि यहाँ पे इसके ऊपर एक फोर्स लगा के इसको ड्रैग किया जा रहा है ऊपर की तरफ। तो आपने ये जहन में रखना है कि फोर्स जब भी अप्लाई होगी तो फोर्स को आपने थोड़ा सा इंक्लाइंड अप्लाई करना है, ऐसे कि वो जो फोर्स है वो इस इंक्लाइंड प्लेन के साथ एक एंगल बनाती हो जिसको हम नाम देंगे थीटा का। वो फोर्स ऐसे भी आप बना सकते हैं कि मैंने इसको अपवर्ड बनाया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये फोर्स है। ऐसी सूरत में भी ये इंक्लिनेशन के साथ एक एंगल बनाएगी, सॉरी ये इंक्लाइंड प्लेन के साथ एक एंगल बनाएगी थीटा। फोर्स को तिरछा लेने के लिए का मकसद क्या है? फोर्स जब भी लगती है ना तो हॉरिजॉन्टल नहीं लगती, तो और वो बड़ी आइडियल सिचुएशन होती है जब फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रही होती है। तो हमें तमाम केसेस को डिस्कस करना है। उसके लिए हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टली नहीं अप्लाई होती, बल्कि फोर्स जो है थोड़ी बहुत टिल्टेड होगी, लेफ्ट राइट या अप डाउन, कहीं पे भी फोर्स जब भी लगेगी तिरछी लगेगी। हाँ, अगर क्वेश्चन में मेंशन कर दिया जाए कि फोर्स जो लग रही है, फोर्स अप्लाई जो हो रही है वो हॉरिजॉन्टल है, तो ऐसी सूरत में हम फोर्स को हॉरिजॉन्टल लेंगे, जैसा कि मैंने इस केस में लिया। अदरवाइज फोर्स जब भी आप लेंगे तो फोर्स को आप थोड़ा सा इंक्लाइन लेंगे, तिरछा आप लिखेंगे और उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को कैरी करेंगे। एनीवे जी, इसको अब मैं रेज करती हूँ और इसकी जगह पे हम आर्टिकल का स्टार्ट करते हैं। अभी हम ले रहे हैं इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, और जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है कंडीशन फॉर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। कंडीशन फॉर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जो भी बॉडी है वो मुतवाजन है, तवाजन में है, वो जो है वो कोलैप्स नहीं हो रही, कहीं से गिर नहीं रही, बल्कि वो जिस भी प्लेन के ऊपर है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल प्लेन है चाहे वो इंक्लाइंड प्लेन है, उसके ऊपर वो स्टेबल पड़ी हुई है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये है, स्टेबल करने के लिए वो कौन सी कंडीशन है कि बॉडी जो है वो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर स्टेबल हो, उस कंडीशन को हमने फाइंड करना है। अब हम बात कर रहे हैं कि लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, और लिमिटिंग में आप ये देखें, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमने पढ़ी थी कि ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम जो वैल्यू है इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन ही कहते हैं। ठीक है, अभी हम करने जा रहे हैं जी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इंक्लाइंड प्लेन को ड्रा करते हैं, और ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी। यहाँ पे हमने एक इंक्लाइंड प्लेन ड्रा की, ये इंक्लाइंड प्लेन ड्रा कर ली। क्वेश्चन आपको इतना ही दिया जाएगा कि स्टेट द कंडीशन फॉर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, इससे ज़्यादा आपको कोई डाटा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। ये मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन बना ली, हेडिंग ये थी इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। डेफिनेटली अब जितने भी मैं आर्टिकल करूंगी ये मैं इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर करूंगी। तो जिसका पहला आर्टिकल है कंडीशन फॉर लिमिटिंग इक्विलिब्रियम, तो ये मैंने एक बॉडी इसके ऊपर प्लेस कर दी, और यहाँ पे इस बॉडी का रिएक्शन होगा और डाउनवर्ड इस बॉडी का वेट जो है वो एक्ट करेगा। उसके बाद ये इंक्लाइंड प्लेन है तो डेफिनेटली यहाँ पे ये कोई ना कोई एंगल अल्फा बनाएगी। बॉडी जो है ड्यू टू नेचुरल फोर्सेस बॉडी जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगी। बॉडी इस साइड पे मूव कर रही है। जब आपने सॉल्व करना है तो आपने मूवमेंट की डायरेक्शन नहीं लिखनी, आपने नहीं बताना कि बॉडी इस साइड पे मूव कर रही है, बस ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा। बॉडी इस साइड पे मूव कर रही है तो डेफिनेटली जो म्यू आर होगा वो अपवर्ड मूव करेगा। अब हम ऐसा करते हैं कि थोड़ा सा इन चीज़ों को हम ब्रीफली इनके बारे में बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं ये चीज़ें क्या थी। लेट यहाँ से लेते हैं, लेट आर बी द रिएक्शन and W be the weight of a body inclined of a body on an inclined plane having inclination अल्फा। इस बॉडी का हमने इंक्लिनेशन ले लिया, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा था। लेट म्यू आर इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इतना लिखने के बाद हम लिखेंगे रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस
along and perpendicular to the plane। अब ये जो लफ्ज है along और ये जो perpendicular है, इसका क्या मतलब है? इन दोनों अल्फाज का मतलब देखते हैं, along का और perpendicular का। इस प्लेन के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर का मतलब होगा वो फोर्स जो इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एंगल ऑफ 90 डिग्री बना रही है, और वो फोर्स हमारे पास जस्ट ये रिएक्शन है, ठीक है, जो इसके ऊपर एंगल ऑफ 90 डिग्री बना रहा है। अब ये जो वेट है, वेट तो एंगल ऑफ 90 डिग्री, उसके अकॉर्डिंग वेट जो है वो एंगल ऑफ 90 डिग्री नहीं बना रहा, ठीक है। और ये जो वेट है इसको भी 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर। और दूसरी बात ये कि ये जो वेट है इसको इंक्लाइंड प्लेन की डायरेक्शन में ऐसा ही तिरछा होना चाहिए, ठीक है। और वो जो तिरछा होगा उसको हम अलॉन्ग में लेंगे, और ये जो आर है, आर के डायरेक्शन में जो भी वैल्यू होगी ना उसको हम परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे। अब वेट ना तो आर की डायरेक्शन में है, ना ही वेट म्यू आर की डायरेक्शन में है, तो इसको इन दोनों की डायरेक्शंस में लाने के लिए हम इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लेंगे। और जब हम इसे इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे तो वो कुछ यूं लिखा जाएगा ऐसे। अब रिजॉल्व करते हुए भी आपने डायरेक्शंस लगानी है, और जो इसके रिजॉल्व पार्ट्स होंगे उसकी डायरेक्शन डब्ल्यू वाली साइड पे आएगी, मतलब एक दफ़ा तो वो नीचे जाएगा, और ये जो हॉरिजॉन्टल यानी अलॉन्ग में मैं ले रही हूँ ये इसके साथ इसकी डायरेक्शन वेट वाली साइड पे जाएगी। अगर मैंने यहाँ पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा लिया है तो यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, अल्फा होगा। और हमें ये पता है कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होते हैं उसको हम आर कॉस थीटा लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। जो वर्टिकल कंपोनेंट होते हैं उसे हम लिखते हैं आर साइन थीटा। तो अल्फा के साथ जो भी एंगल बन रहा है वो इसका हॉरिजॉन्टल एंगल है। अब ये अल्फा है तो अल्फा के साथ ये जो लाइन है, अल्फा के साथ, सॉरी एंगल कह रही हूँ, एंगल नहीं कहना था, अल्फा के साथ जो भी लाइन होगी वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक है, वो एक्स की लाइन होगी। इसका मतलब है कि ये जो लाइन है ये है डब्ल्यू कॉज अल्फा, और ये जो सामने वाली लाइन है ये परपेंडिकुलर कंसीडर होगी, और इसको हम लिखेंगे डब्ल्यू साइन अल्फा। बल्कि इसे रेज करते हैं और इसे हम यूं लिखते हैं डब्ल्यू साइन अल्फा। जब मैंने कहा रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इसका मतलब होगा कि लेफ्ट वाली फोर्सेस को मैंने राइट वाली फोर्सेस के इक्वल लिखना है, मतलब डायरेक्शन के अबाउट, और जो अप वाली फोर्सेस हैं जिन फोर्सेस की डायरेक्शन अप है उनको मैंने डाउनवर्ड फोर्सेस के इक्वल लिखना है। अगर मैं देखूं तो अपवर्ड फोर्स में मेरे पास आर है, ये आर जो है ये अपवर्ड है, जबकि डाउनवर्ड क्या है, डब्ल्यू कॉज अल्फा। इसी तरह से राइट साइड पे म्यू आर जा रहा है और लेफ्ट साइड पे क्या है, डब्ल्यू साइन अल्फा। तो मैंने जब इनको रिजॉल्व किया तो मैंने इस तरह से लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा आर इज इक्वल टू डब्ल्यू कॉज अल्फा, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। और दूसरी मैंने इक्वेशन लिखी म्यू आर राइट साइड पे जबकि डब्ल्यू साइन अल्फा लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे मैंने लिख दिया डब्ल्यू साइन अल्फा। आर की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे म्यू, और आर की जगह पे लिखा हमने डब्ल्यू कॉज अल्फा इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा। हम ऐसा करते हैं म्यू को सेपरेट कर लेते हैं, डब्ल्यू साइन अल्फा ओवर डब्ल्यू कॉज अल्फा। डब्ल्यू और डब्ल्यू को कैंसिल कर दिया तो म्यू इज इक्वल टू साइन ओवर कॉज टेन अल्फा। एक चीज़ बतानी मेरे जहन में नहीं रही कि ये जो म्यू है ये बराबर होता है 10 लैम्डा के, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू की जगह पे मैंने 10 लैम्डा पुट किया इज इक्वल टू 10 अल्फा, 10 कैंसल, इस तरह से लैम्डा जो है ये बराबर आ जाएगा अल्फा के, विच इज रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। अब हम इसकी सेकंड कंडीशन करते हैं। सेकंड कंडीशन ये है, फाइंड द लीस्ट फोर्स विच विल ड्रैग अ पार्टिकल डाउनवर्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो ऐसा करते हैं कि ये हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ते हैं, और उसमें हम इसे डिस्कस करेंगे कि अपवर्ड जो है कोई बॉडी जो है ड्रैग करें तो क्या इफेक्ट होगा, जब किसी बॉडी को डाउनवर्ड ड्रैग करें तो क्या इफेक्ट होगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज़।